हेलो एवरीवन। सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंजनी कुमार उत्तम आपका स्वागत करता हूं। तो आपकी अपनी सीएलसी आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को शार्पन करने के लिए पीवाईक्यू सीरीज लेके आई है। और इस पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक फॉर्मूलाज है उनको हम डिस्कस करेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता लगेगा, आपको डिफ़िकल्टी लेवल का पता लगेगा और इस पीवाईक्यूज़ को या इन पीवाईक्यूज़ को आप सॉल्व करके अपनी जो स्टडी है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 2023 टू 2024 पीवाईक्यूज़ को। और सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 को। Two Polaroid A and B are placed in such a way that the path axes of Polaroids are perpendicular to each other. Now another Polaroid C is placed between A and B, bisecting angle between them. If intensity of unpolarized light is I naught, then intensity of transmitted light after passing through Polaroid B will be. तो दो Polaroid आपको गिवन है यहाँ, Polaroid A and Polaroid B. ओके, इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कुछ यूं, और एक तीसरा पोलरॉइड जो है वो इन दोनों के बीच में रखा है इस तरीके से ताकि वो इन दोनों की एक्सिस के एंगल बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब 45 डिग्री एंगल पर है। जैसे ये वाली एक्सिस है ट्रांसमिशन एक्सिस, इससे ये इसकी जो एक्सिस है वो 45 डिग्री एंगल पे होगी। करेक्ट। तो हमसे पूछा है पोलरॉइड बी से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी बताइए कितनी होगी। अब यहां देखो, यहां पर अनपोलराइज लाइट आ रही है, राइट, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और इससे जब लाइट पास होगी तो इस लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी और ये प्लेन पोलराइज लाइट होगी, है ना। इसका प्लेन ऑफ जो वाइब्रेशन है वो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। उसके बाद में इस पोलरॉइड सी से जब लाइट पास होगी तो अगेन प्लेन पोलराइज्ड होगी, लेकिन इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो है वो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा और इसको मेलेस लॉ से इसकी इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो, विच इज आई नॉट बाई 2 एंड कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, ये इंटेंसिटी आ गई। अब इसके बाद में फर्दर जो लाइट है वो इस बी से पास होगी तो इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाएगी। अब इस वाली लाइट और इस वाले के बीच में जो एंगल आएगा ना वो अगेन 45 डिग्री एंगल आएगा, क्योंकि ये 45 इसके साथ तो इसके साथ कितना एंगल आ जाएगा, इसके साथ भी 45, तभी तो एंगल 90 आएगा। तो यहां से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो इस लाइट की इंटेंसिटी इंटू में अगेन cos स्क्वायर 45, ये वाला एंगल, राइट। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ जाएगा, तो I नॉट बाय 8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इन YDSC the position of fifth bright fringe from central maximum is 5 cm. The distance between slits and screen is 1 meter and the wavelength of used monochromatic light is 600 nanometer. The separation between the slits is, right, separation पूछा है दोनों slits के बीच में। तो YDSC में fifth bright fringe की लोकेशन हमें दे रखी है from central maximum is 5 cm. तो bright fringe की लोकेशन क्या होती है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, y equals to 5n lambda d by small d, 5 lambda d by स्मॉल डी। अब यहाँ 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, तो 600 10 टू द पावर -9। कैपिटल डी अपन को गिवन है विच इज 1 मीटर, तो 1 रख देंगे, अपॉन में स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से ये 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर -7 बच गया, तो डी बराबर यहाँ अपने पास कितना आ गया, डी बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 600, राइट, 600 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको 0 को एक एलिमिनेट कर सकते हैं, -6 हो जाएगा, तो 60 माइक्रोमीटर जो है वो दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन आ जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। Given below are two statements. Statement 1, if the Brewster's angle for the light propagating from air to glass is theta, this is theta, theta b,
then Brewster's angle for the light propagating from glass to air, right? Glass to air is pi by 2 minus theta b. Glass to air is pi by 2 minus theta b, right? And statement second दे रखा है Brewster's angle for the light propagating from glass to air is tan inverse mu g, where mu g is the refractive index of glass. Okay, सबसे पहले बात करते हैं ब्रूस्टर एंगल की. देखो बेटा, दो मीडियम का इंटरफेस आपको दे रखा है यहां पर, ठीक है. तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और ये वाला एंगल है थीटा बी, ब्रूस्टर एंगल, राइट. तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड होगी अगर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है. तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में अगर एंगल 90 है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी. और इसमें प्लेन ऑफ जो पोलराइजेशन होगा या जो वाइब्रेशन है ना, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा. ये होता है ब्रूस्टर एंगल थीटा बी. ओके, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है ब्रूस्टर्स एंगल फॉर लाइट प्रोपागेटिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास. अब एयर टू ग्लास जा रही है तो थीटा बी है, करेक्ट मान लिया. देन ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपागेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज पाई बाय 2 माइनस थीटा बी. तो अगर ग्लास से एयर में अगर अपन जाएं तो क्या पाई बाय 2 माइनस थीटा बी होगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा यहां पर. तो आइए जरा, जैसे मान लीजिए यहां पर ये ग्लास है, राइट. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू जी मान लिया, बाहर एयर है. तो जो थीटा बी है ना, उसकी वैल्यू आती है tan थीटा बी इक्वल्स टू म्यू जी. ओके, ये वाला एंगल 90 है तो ब्रूस्टर्स एंगल के लिए कंडीशन होती है साहब. अब यहां पर अगर अपन देखें तो अगर मैं ग्लास से एयर में जाता, लाइट यूं आती. अब इस लाइट का कुछ पार्ट यहां से इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया रेयर मीडियम में. एंगल ये वाला कितना है, 90. अब ये वाला एंगल कुछ ही मान लीजिए आप, जैसे सपोज थीटा मान लिया मैंने, तो ये भी थीटा आएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ओके, तो इस पे स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं यहां पर, स्नेल्स लॉ लगाने पर ये कितना आएगा, देखो ये थीटा है तो म्यू जी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, बाहर ये वाला एंगल 90 है तो 1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइड में ले जाएगी तो tan थीटा की वैल्यू यहां से कितनी है अपने पास, 1 अपॉन म्यू जी. सिंपल. तो अगर ग्लास टू एयर जाएंगे तो जो ब्रूस्टर एंगल है वो tan थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 बाय म्यू जी होगी. तो इसमें दे रखा है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा भी होगी क्या, ये चेक करते हैं. आ जाइए. तो मैं इसको 1 अपॉन tan थीटा भी लिख सकता हूं. 1 अपॉन tan थीटा इज म्यू जी, देन cot थीटा इक्वल्स टू आ गया म्यू जी. और cot थीटा को अपन लिख सकते हैं tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू म्यू जी. सही है. तो अगर अपन इसका कंपेयर करें इन दोनों के साथ, जब एयर टू ग्लास जा रहे थे तो tan थीटा भी इक्वल्स टू म्यू जी था, और ग्लास टू एयर जा रहे थे tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू म्यू जी है. दोनों में सेम है ना, इक्वल है. इसका मतलब थीटा बी इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, या थीटा इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 2 माइनस थीटा बी. तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द ब्रूस्टर्स एंगल फॉर द लाइट प्रोपागेटिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज tan इनवर्स म्यू जी, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ग्लास टू एयर में अगर अपन देखें तो थीटा बराबर कोट इनवर्स म्यू जी आ रहा है यहां पर, राइट. तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसका इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं. फोर्थ पे आइए. A scientist is observing a bacteria through a compound microscope for better analysis and to improve its resolving power, he should select the best option. उसको रिजोल्विंग पावर बढ़ाना है माइक्रोस्कोप का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर होती है, ये ध्यान रखना, म्यू के प्रोपोर्शनल होती है. म्यू क्या होता है साहब, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना माइक्रोस्कोप का, ऑब्जेक्टिव लेंस और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बीच में अगर अपन किसी मीडियम को फिल करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ओके, तो म्यू पर डिपेंड करता है. म्यू अगर ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, तो उस केस में रिजोल्विंग पावर उसकी ज्यादा होगी. दूसरा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. और तीसरा, जो अपर्चर डायमीटर होता है इसके भी प्रोपोर्शनल होता है, ये ज्यादा होगा तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन अपन को देखना है. इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर वेवलेंथ को अगर मैं अपन इंक्रीज कर देंगे रिजोल्विंग पावर डिक्रीज हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो गया. इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये करेक्ट हो गया. ठीक है. एंड थर्ड है डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. देखो, अगर अपन फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज है वो मैं बता दूं आपको.
ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो ऑब्जेक्ट पर इसका जो अपर्चर है वो जो एंगल बनाता है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा भी लार्ज होना चाहिए। ये लार्ज होगा तो उस केस में इसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा। तो ये लार्ज कब होगा? जब फोकल लेंथ कम होगी। अगर फोकल लेंथ इसकी कम होगी तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? लार्ज होगी, राइट। तो डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, अगर मैं ये आई पीस का कह रहा है, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस होता तो उसके लिए फिर ये ट्रू हो जाता है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया यहां पर। डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, यस। देखो अगर मैं इसका डायमीटर अगर डिक्रीज कर दूं, है ना, तो ये थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ओके, साइन थीटा के। तो अपर्चर डायमीटर अगर मैं डिक्रीज करूं तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, साइन थीटा भी डिक्रीज होगा उस केस में, रिजोल्विंग पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें थीटा को इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। In YDSC, two slits are illuminated with a light of wavelength 800 nanometer. The line joining A1P is perpendicular to A as shown the figure. If the first minimum is detected at P, the value of the slit separation A will be. ये लाइट सीधी आ रही है यहां पे और ये लाइट यहां से इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में इंटरफ्रेंस हो रहा है और ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है? A दे रखा है तुमको, स्लिट सेपरेशन, राइट। वेवलेंथ आपको 800 नैनोमीटर गिवन है। दोनों स्लिट के सेंटर से आप इसके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा और जो पी पॉइंट है ये एग्जैक्टली ए का हाफ है और यहां पर हमको क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट मिनिमम। तो मिनिमम बोले तो डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के लिए लोकेशन क्या होती है? लोकेशन y इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल 2d, और n की वैल्यू अगर मैं 1 प्लेस करूं फर्स्ट मिनिमम के लिए तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा डी बाय 2 स्मॉल डी। तो स्मॉल डी यहाँ पे मैंने स्लिट सेपरेशन दिया, यहाँ ए ले रखा है तो स्मॉल डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और y जो है यहाँ पर d/2 हो जाएगा, ये d लिख दीजिए, ठीक है, ये d है और ये d/2। तो y की वैल्यू में क्या लिख दूंगा? d/2, क्योंकि यहाँ फर्स्ट मिनिमम बन रहा है, राइट। तो d/2 मैं रख दूंगा यहाँ। तो फर्दर 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो गया। हमें यहाँ पर d की वैल्यू भी पूछी है, d की वैल्यू बताइए कितनी होगी। सो d² इक्वल्स टू लैम्डा डी, देन d इक्वल्स टू अंडर रूट में लैम्डा डी, ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो अब ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ये तो 800 नैनोमीटर, तो 800 × 10⁻⁹। कैपिटल डी यहां पर कितना गिवन है? कैपिटल डी हमें दे रखा होगा यहाँ पर, ये रहा 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻²। तो यहां से अपने पास ये वैल्यू अराउंड कितनी आ जाएगी? देखिए ये तो आ गया 40,000 और यहां पर 10⁻² है तो ये -11, ये -11 हो गया ना, और ये 000 है यहां पर। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई? एक सेकेंड, यहां थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, तो ये आ गया 4000, 4 × 10⁻³ 10⁻⁻, कितना था ये? -9 था, ओके ठीक है। और यह था 10⁻², ठीक है सर। तो ये 10⁻² माइनस +1, ये 10⁻8, रूट करेंगे तो 4 का रूट 2 और 10⁻8 का कितना जाएगा? -4। ये आ गया मीटर में। तो हमें किस में आंसर चाहिए? मिलीमीटर में चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 2 × 10⁻⁴ है तो इसको 0.2 कर सकते हो, 0.2 × 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 0.2 मिलीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका थर्ड। 6th पे आइए। विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 2 mm on the screen in a double slit experiment for the light wavelength 400 nanometer. The width of the fringe for the light wavelength 600 nanometer will be. तो फ्रिंज विड्थ पूछा आपसे। अब फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, सेम सेटअप है। तो हमसे पूछा है कि अगर वेवलेंथ ये वाली है तो फ्रिंज विड्थ इतनी है। अब जब ये वाली होगी तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, राइट। तो β1 बराबर λ1 डी बाय स्मॉल डी, β2 बराबर λ2 डी बाय स्मॉल डी। सिंपल, डिवाइड कर दीजिए इनको। β1 की वैल्यू 2 mm दे रखी है अपन को, β2 पूछिए अपन से, λ1 कितनी है? λ1 है 400 नैनोमीटर, λ2 कितना है? 600। डिवाइड करो, ये हो गया, ये से 2 कट कर दो, ठीक है, और 2 3, तो β2 कितना आ गया? 3 mm। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। 7th, ratio of intensities at 2 points P and Q on the screen in a YDSC where phase difference between two waves of same amplitude are π/3 and π/2 respectively. तो इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है। एम्पलीट्यूड सेम है, तो अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो मैं इंटेंसिटी दोनों की सेम मान सकता हूं, I0 एंड I0, दो वेव्स है, राइट। और अगर उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/3 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? देखो बेटा, इंटेंसिटी
I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई होता है। सही है। तो अब इंटेंसिटी सबसे पहले देखो, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो I नोट ये 2I0 हो जाएगा प्लस 2 रूट I0 तो रूट I0 मतलब रूट फ्री हो जाएगा, तो 2I0। अब cos डेल्टा फाई, जब एंगल पाई बाय 3 होगा तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 3I0 हो गया पहले वाले केस में बी पॉइंट पर। और क्यू पॉइंट पे बात करें तो पाई बाय 2 एंगल है, तो पाई बाय 2 एंगल रखेंगे तो cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 0, cos पाई बाय 2 0, तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 2I0। सही है। तो IP बाय IQ की वैल्यू 3I0 बाय 2I0 3:2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8th पे आइए। सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ A is illuminated by a monochromatic light of wavelength 600 nanometer. The value of A for which the first minimum appears at theta equals to 30 degree on the screen will be. तो ये है सिंगल स्लिट फ्रंट ऑफ डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन, और फर्स्ट मिनिमम जो दे रखा है वो थीटा बराबर 30 डिग्री पे दे रखा है। तो फर्स्ट मिनिमम के लिए कंडीशन होती है साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए होती है स्लिट विड्थ। थीटा 30 गिवन है तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10⁻² -9। और हमसे पूछा है स्लिट विड्थ, ए की वैल्यू बताइए, है ना, ए की वैल्यू पूछी, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। ए बराबर कितना आ गया अपने पास 6 दूनी 12 और ये आ जाएगा 10⁻7 मीटर। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है देखिए, तो यहां पर मैं एक पॉइंट यहां पे इंक्लूड कर सकता हूं 1.2 और ये 10⁻6 हो जाएगा, इसको माइक्रोमीटर में लिख देंगे अपन, तो 1.2 माइक्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9th, a microwave wavelength 2 centimeter falls normally on a slit of width 4 centimeter. वेवलेंथ आपको काफी ज्यादा दे रखी इसकी, ये ध्यान रखना है अपन को। The angular spread of the central maxima of the diffraction pattern obtained on the screen 1.5 meter away from the slit will be. तो माइक्रोवेव जो है वो इस स्लिट पर इंसिडेंट हुई, उसके कारण जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका स्प्रेडिंग पूछिए अपन से, ये ठीक है। तो आप ये थीटा फाइंड कर लीजिए फर्स्ट मिनिमम के लिए, उसका डबल कर दीजिए, आपके पास एंगुलर स्प्रेड आ जाएगा। और फर्स्ट मिनिमा के लिए जो साइन थीटा होता है वो अभी थोड़ी देर पहले हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, साइन थीटा बराबर लैम्डा बाय ए। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, प्लेस कर दीजिए यहां पर। और स्लिट विड्थ कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 प्लेस कर दीजिए 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, साइन थीटा इज 1/2 देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 देन एंगुलर स्प्रेड इज 60 डिग्री। तो स्प्रेडिंग जो है सेंट्रल मैक्सिमा की वो 60 डिग्री हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10 पे आते हैं। In YDSC, light from 2 identical sources are superimposed on screen. The path difference between the two lights reaching at point on the screen is 7 lambda by 4. The ratio of intensity of the fringe at this point with respect to the maximum intensity of the fringe is. देखो अगर मैं दोनों स्लिट से अगर इंटेंसिटी YDSC के अंदर इंटेंसिटी अगर I0 और I0 कंसीडर करूं तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी दैट इज 4I0। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो I1 की वैल्यू भी I0 है और I2 की वैल्यू भी I0 है, तो उसको सॉल्व करें तो I0 प्लस 2I0 cos डेल्टा फाई, और मैक्सिमम होगा तो डेल cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 देन 2I0 एंड 2I0 विच इज 4I0। तो I मैक्स जो है वो तो अपने पास आ जाएगा 4I0, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक पॉइंट दे रखा है जिस पर पार्ट डिफरेंस 7 लैम्डा बाय 4 है, तो पार्ट डिफरेंस अगर 7 लैम्डा बाय 4 है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग तो फेज डिफरेंस आएगा, जब दोनों वेव्स जब सुपरइम्पोज होंगी तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा। डेल्टा इज 7 लैम्डा बाय 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू आ गई 7 पाई बाय 2। अब उसी सेम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखें अपन, तो अब जो इंटेंसिटी आएगी I1 की वैल्यू I0, I2 की वैल्यू I0, 2 रूट I1 I2 मतलब 2 रूट I0 मतलब I0 हो जाएगा cos 7 पाई बाय 2। और cos 7 पाई बाय 2 मैथ्स का स्टूडेंट हो आप तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये सलट गया, तो I बराबर आ जाएगा अपने पास 2I0, राइट। तो हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, तो 2I0 बाय 4I0 1:2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम ए स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 mm is focused on the focal plane of convex lens of focal length 100 centimeter. The width of the first secondary maxima will be.
विड्थ पूछी अपन से फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए इधर डिफ्रैक्शन है, यहां लेंस लगा दिया एक, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर ये जो है वो मैक्सिमम मतलब फ्रिंज पैटर्न दिखेगा अपन को, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, राइट। तो यहां से बेटा ये लाइट आ गई, स्लिट विड्थ ए, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये और भी मैक्सिमास बनेंगे यहां पर। हमसे पूछा था विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये ध्यान रखना, देखो ये प्राइमरी मैक्सिमा होता है जिसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं अपन, उसके अलावा जितने भी मैक्सिमास बनते हैं ना वो हाफ विड्थ के होते हैं, ठीक है, और उनको अपन सेकेंडरी मैक्सिमास बोलते हैं बेटा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोले या सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बोले, ठीक है, तो उनकी विड्थ सबकी सेम होगी। तो इसकी विड्थ कितनी आएगी, इस वाले की विड्थ अगर अपन देखें, देखो ये लेंस के फोकस में मिल रहा है तो ये वाला डिस्टेंस f के बराबर होगी, ठीक है। और जो ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो अपने पास होती है 2 लैम्डा कैपिटल डी दिस लेंथ विच इज f। तो आप इसको f से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब मैं लिख दूं तो 2 लैम्डा f बाय स्मॉल a, ये तो आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ चाहिए तो इसका हाफ होगा लैम्डा f बाय a बेटा। तो ये चीज आप याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पर लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं 400 नैनोमीटर है, तो 4 × 10⁻⁻7 हो गया। f फोकल लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट, तो 1 मीटर हो गया, अपॉन में a 0.2 mm, तो 2 × 10⁻³ हो गया ये, ठीक है, -4 सॉरी मीटर के अंदर, राइट। तो इसको अपन ने यहां तक सोल्व कर लिया, बाकी इसको सोल्व कर लो। 2 आ गया और ये 10⁻⁴, 10⁻⁷, 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ मीटर, ये इसकी विड्थ आ गई साहब। और मिलीमीटर में बात करें तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो 2 मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए आगे चलें, 12th पे आइए। द लाइट इमर्जेस आउट अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट फोकस, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट इज। ये काफी आसान क्वेश्चन है। लेंस है, लेंस के फोकस पर एक पॉइंट सोर्स रख दिया, फोकस पे रखेंगे लाइट रे यूं जाएंगी, और हमको पता है लेंस से पास होने के बाद लाइट रेस पैरेलल हो जाएंगी, राइट। और पैरेलल लाइट रेस के लिए वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है साहब, प्लेन वेव फ्रंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ओके। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। 13th, व्हेन ए पोलरॉइड शीट is rotated between 2 crossed polaroid, then the transmitted light intensity will be maximum for a rotation of। देखो बेटा ये 2 क्रॉस पोलरॉइड है। क्रॉस पोलरॉइड का मतलब एक दूसरे परपेंडिकुलर। यहां से अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट अगर पास करूं तो यहां से इंटेंसिटी आएगी I0/2, अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है तो, करेक्ट। और यहां से इंटेंसिटी 0 आएगी अगर आपने क्रॉस रखा है तो। लेकिन इसके बीच में एक और पोलरॉइड रखा है जिसको आप रोटेट कर रहे हो, और रोटेट कर रहे हो तो इस डायरेक्शन के साथ, रेफरेंस डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा मान लूं मैं, तो इससे लाइट जब पास होगी यहां पर, तो इस लाइट की इंटेंसिटी आएगी I0/2 cos² थीटा। और फिर फर्दर अगर मैं इस थर्ड पोलरॉइड और इस वाले पोलरॉइड के लिए बात करूं, इनके बीच में एंगल कितना आएगा, इनके बीच में एंगल आएगा 90 - थीटा। तो यहां से जब लाइट पास होगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो दिस टाइम्स cos² 90 - थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा sin² थीटा और ये cos² थीटा। तो अगर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो I0/8 आ गया। ये आ जाएगा 4 sin² थीटा cos² थीटा, मतलब बोले तो sin² 2 थीटा। अब आपसे पूछा है कि थीटा का जो रोटेशन है ना, थीटा की मैक्स वैल्यू बताइए कितनी होगी यहां पर। तो थीटा आप आराम से यहां पे देख सकते हो बेटा। मैक्स के लिए आपको पता है ये वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी मैक्स होगा, सीधी सी बात है। तो वैल्यू 1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, sin 2 थीटा की वैल्यू को 90 करना पड़ेगा, मतलब 1 करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा = 90, सॉरी 1, तो 2 थीटा = 90, देन थीटा = 45 डिग्री। तो 13th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये सरल सा क्वेश्चन था यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर जो है लाइट का वो किससे एक्सप्लेन नहीं हो पाता।
रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनमें पार्टिकल थ्योरी से भी आप इसको समझा सकते हो एंड इवन वेव थ्योरी से भी आप समझा सकते हो। तो खाली वेव के लिए बात करें तो ये नहीं है साहब। डिफ्रैक्शन यस, वेव नेचर से अपन समझा सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से अपन नहीं समझा सकते, खाली पार्टिकल नेचर से अपन समझा पाते हैं बेटा। इंटरफेरेंस वेव नेचर से समझा पाएंगे, पोलराइजेशन वेव नेचर को समझा पाएंगे, करेक्ट बेटा। तो वेव नेचर को अगर समझना है तो ये तीनों चीजें यहां पर आएंगी, बी सी डी। लेकिन ये कह रहा है फिनोमेना डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट, तो इसमें ए और सी जो है ना वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा यहां पर, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है साहब। ओके नहीं, एक सेकेंड, जो फर्स्ट जो ए है ना उसको आप पार्टिकल से भी समझा सकते हो, वेव से भी समझा सकते हो, मतलब दोनों से समझा सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, राइट। तो ये कह रहा है कि डज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव नेचर ऑफ लाइट। तो वेव नेचर से आप किसको नहीं समझा सकते। अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो रिफ्लेक्शन को समझा सकते हो वेव नेचर से, पार्टिकल से भी समझा सकते हो, ठीक है। इनको पार्टिकल से नहीं समझा सकते, वेव से समझा सकते हो। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना वो वेव से नहीं समझा सकते अपन, ओनली पार्टिकल थ्योरी से ही अपन समझा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, सेकंड आएगा, ठीक है, सी ओनली। 15th, the width of one of the two slits in YDSC is 4 times that of the other slit. The ratio of the maximum of the minimum intensity in the interference pattern. देखो एक चीज, YDSC में ये दो स्लिट्स है साहब, ठीक है। इसकी विड्थ W है और इसकी विड्थ 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स है पहली वाली स्लिट विड्थ की। तो जनरली अपन ये मानते हैं कि यहां से जो लाइट आएगी ना उसकी जो इंटेंसिटी है ना वो इंटेंसिटी बेटा विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां इंटेंसिटी अगर विड्थ 4 टाइम्स है तो यहां से जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी 4 आई नोट हो जाएगी। इसकी आई नोट है तो इसकी कितनी आ जाएगी, 4 आई नोट। तो हमसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो आई मैक्स होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ I1 रूट 4 आई नोट प्लस रूट आई नोट का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 आई नोट आ गया, ये आई नोट है तो 3 रूट आई नोट का स्क्वायरिंग कितना आ जाएगा, 9 आई नोट। और आई मिनिमम की बात करें, आई मिनिमम आ जाएगा अपने पास रूट 4 आई नोट माइनस रूट आई नोट का होल स्क्वायर। तो यहां से 2 माइनस 1 1, तो स्क्वायरिंग करोगे तो आई नोट बच जाएगा, सही है। तो दिस इज आई मैक्स एंड दिस इज आई मिनिमम। तो मैक्सिमम टू मिनिमम हमसे पूछा है तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 9:1। Question number 16th. A beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A and then through another polaroid B, which is oriented so that its principal axis makes an angle 45 degree relative to that of A. The intensity of emerging light is. देखो बेटा, unpolarized light polaroid A पर इंसिडेंट हो रही है तो इसकी इंटेंसिटी I नोट है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, इससे जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी बच जाएगी I नोट बाई 2, राइट। अब पोलराइड बी को आपने रखा है इस तरीके से रखा है ताकि इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो या ट्रांसमिशन एक्सिस बोल दो, इस वाले के रेस्पेक्ट में 45 डिग्री एंगल पर है। तो इससे जो लाइट पास होगी उसकी इंटेंसिटी फिर कितनी आएगी, माइनस लो लगाइए, आई नोट बाई 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 इज 1/√2, स्क्वायरिंग करोगे तो 1/2, वैल्यू आ जाएगी अपने पास आई नोट बाय 4। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है। Question number 17th. When unpolarized light is incident at an angle of 60 degree on a transparent medium from air, the refracted ray is completely polarized. Reflected ray, the angle of refraction in the medium is. अब देखो, reflected ray अगर completely polarized है, that means ये आपको कहना चाहता है ये एंगल कौन सा है, ब्रूस्टर एंगल, और आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम इज। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए 90, तब जाके रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगी। तो ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री, राइट। तो आपको पता है ये एंगल 90 होगा तो ये भी 60, तो ये 90 तो कितना बचेगा 30 डिग्री, करेक्ट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा इसका थर्ड। आइए बेटा सेक्शन बी को देखें।
As shown the figures, three identical Polaroids P1, P2 and P3 are placed one after another. The path axes of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 degree and 90 degree with respect to the axis of P1. Then the source S has an intensity of 256 watt per meter. So the intensity of light after passing through P3 is. तो आपको तीन पोलराइड दे रखे हैं, ठीक है, P1, P2 and P3. Right? The path axes of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 degree. तो जैसे ये वाली इसकी पास एक्सिस ये है, इसकी पास एक्सिस ये मान लीजिए, और इसकी पास एक्सिस ऐसे मान लो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60, ये दे रखा है, एंड 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1। इसका मीनिंग क्या हुआ? P2 एंड P3 के बीच में एंगल 60 है, लेकिन P1 एंड P3 के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब ये पक्का यहां पर क्रॉस की पोजीशन में रखा है बेटा। ये एक्सिस और ये वाले एक्सिस के बीच में एंगल कितना? 90 है। यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आई, तो यहां से इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी यहां पे कितनी मिलेगी अपन को? I0/2। अब इनके बीच में 60 एंगल है, इनके बीच में 60, तो इनके बीच में कितना आएगा? 30। अब इनके बीच में 30 आएगा, तो यहां से जो लाइट पास होगी उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी आएगी? I0/2 cos स्क्वायर 30। करेक्ट। फिर इससे बाहर जब लाइट जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी? यहां पर एंगल कितना बचेगा? अब 60, तो cos स्क्वायर 60। अगेन माइनस लगा दी मैंने यहां पर। तो ये जो इंटेंसिटी है हमसे पूछी है कि बताइए P3 से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी बचेगी। अब बस वैल्यू प्लेस करनी है। यहां पर I0 की वैल्यू अपन को दे रखी है 256, तो 256/2 cos 30 होता है √3/2, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 3/4, cos 60 1/2 स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 4, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 4 24 और 16। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये, तो 16 आ गया 2 और ये 8, तो इसको सोल्व किया 8 आ गया। 8 × 3 48। ठीक है, नहीं 8 3 24 सॉरी, तो 24 वोट पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वैसा ही क्वेश्चन था जैसे हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनमें हमने किया था। तो ये मैलेस लॉ पर बेस्ड अगर आप देखो तो कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन बेटा, तो अगेन इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा YDSC का है, तो YDSC भी खास टॉपिक है इस चैप्टर का। YDSC से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। Question number 2. Two light waves of wavelength 800 nanometer and 600 nanometer are used in YDSC. Obtain interference fringes on a screen placed 7 meter away from the plane of slits. If the two slits are separated by 0.35 mm, then shortest distance between from the central bright maximum to the point where the bright fringes of the two wavelength coincide will be. तो दो अलग अलग डिफरेंट लाइट्स आपने यूज ली है, ठीक है, और इनके मैक्सिमम मिनिमम बनेंगे, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। लेकिन कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जहां पर दोनों के जो ब्राइट फ्रिंज है ना वो कोइंसाइड करे। तो फर्स्ट वेवलेंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन क्या होगी? मान लीजिए nth ब्राइट फ्रिंज की बात करूं मैं, तो n λ1 d/d, ठीक है, पोजीशन y लोकेशन। और सेकंड वेवलेंथ के लिए अगर अपन बात करें, मान लीजिए mth ब्राइट फ्रिंज वहां पे बन रही है, सेम लोकेशन बन रही है, तो y सेम होगा, तो mth मान लो, तो m इंटू λ2 वेवलेंथ अलग है, d/d, सेटअप सेम है, तो d/d तो कैंसिल आउट हो गया। λ1 की वैल्यू 800 है, तो n इंटू 800 और m इंटू 600, यहां 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 4n यहां लिख सकते हैं, 4n बराबर 3m। करेक्ट। अब आपको पता है n और m जो वो इंटीजर होने चाहिए, 1 2 3 4, फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। तो अगर मैं n की वैल्यू यहां 1 रखूं तो m की वैल्यू 4/3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 2 रखूं तो 8/3, वो भी पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू अगर 3 रख दूं यहां पर तो 3 से कैंसिल हो जाए, m की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका मतलब n की जो पहली बार जो वैल्यू आएगी जब ये कोइंसाइड करेंगे आपस में, n बराबर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो उस केस में m बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा? डिस्टेंस ही तो पूछी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस पूछी अपन से, मतलब y की वैल्यू पूछी, तो ये y तो है और है क्या, राइट। तो y बराबर क्या लिखोगे आप? y बराबर, आप अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो n की वैल्यू कितनी रखोगे? 3, अगर वो लगाओगे तो m की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तो ये वाला लगा लेते हैं अपन, n बराबर 3, λ1 ये 800 रखना पड़ेगा यहाँ पर, 800 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ कैपिटल D यहाँ पर हमें गिवन है, कितना गिवन है देख लेते हैं,
7 मीटर, तो 7 आ गया। अपन में स्मॉल डी कहां पर है, 0.35 mm, तो 35 इंटू 10⁻⁻5 आ गया यहां पर, राइट। तो कैलकुलेशन सही किया मैंने मेरे हिसाब से। तो 10⁻⁻5, ये 10⁻⁻4 हो गया, एंड ये आ जाएगा 5, बाकी -2 यहां पे बचेगा। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको, 3 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 आ गया, और यहां आ जाएगा 5, सही है। तो ये आ जाएगा 8 3 24, 5 से कट कर दो, 5 20, 4.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन हमें किस में आंसर चाहिए, मिलीमीटर में। मिलीमीटर में चाहिए तो पॉइंट को घटा दो, तो 48 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, as shown the figure in YDSC, a thin plate of thickness T equals to 10 micrometer and refracting index mu equals to 1.2 is inserted in front of the slit. The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength lambda 500 nanometer. Due to the insertion of the plate, central maxima is shifted by a distance of x beta naught, where beta naught is the fringe width before the insertion of the plate. The value of the x is, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखो, 2 स्लिट है आपके पास YDSC में, और आपने एक सिंपल एक पतली सी स्लैब इंसर्ट कर दी, एक प्लेट ट्रांसपेरेंट, राइट। तो इसको इंसर्शन से जो फ्रिंज विड्थ है ना बेटा, फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस फ्रिंज का जो फ्रिंज पैटर्न है ना वो शिफ्ट हो जाता है, एंड दैट शिफ्टिंग इज μ-1 t कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये शिफ्टिंग आपको याद रखनी, ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। तो इतनी शिफ्टिंग हो जाती है, और जैसे सेंट्रल मैक्सिमा की अगर मैं बात करूं ना यहां पर, तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये नहीं होता तो सेंट्रल मैक्सिमा यही बनता, लेकिन जैसे आपने इसको इंसर्ट किया सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, और वो शिफ्टिंग यही होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, राइट। और ये कह रहा है जो ये सेंट्रल मैक्सिमा की जो शिफ्टिंग है ना वो एक्स बीटा नोट है। चलिए, एक्स बीटा नोट, और बीटा नोट है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ पहले भी वही थी, बाद में वही है। तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब d बाय स्मॉल डी यहां से कैंसिल आउट हो चुका है आपके पास। आपको x की वैल्यू पूछी तो लैम्डा से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सो x इक्वल्स टू μ-1 t बाय लैम्डा। अब ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, आइए। तो म्यू की वैल्यू 1.2 है, 1.2 माइनस 1 करें तो 0.2 आ गया। t थिकनेस आपको दे रखी है 10 माइक्रोमीटर, राइट। तो 10 माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 अपन में लैम्डा गिवन है 500 नैनोमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फर्दर अपन सोल्व कर लेते हैं साहब। तो ये आ गया 5 से 2 कट गया, ये 10⁻⁻7 10⁻⁻6, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10.2 पॉइंट हट जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। In YDSC, the intensities at 2 points for the path difference lambda by 4 and lambda by 3 are I1 and I2. If I0 denotes the intensity produced by each one of the individual slits, then I0 तो हर मतलब इंडिविजुअल स्लिट की इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले तो आपको I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4, एक का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3, तो इनकी क्रॉसपोंडिंग आप फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो पहले I1 की बात कर रहा हूं मैं, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई यहां पर कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, ये कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास आ गई वैल्यू पाई बाय 2। कोई इशू? तो यहां से इंटेंसिटी फाइनली कितनी आएगी, I1 बराबर वही सेम फॉर्मूला लगा दो आप तो I0 प्लस I0, ठीक है, यहां पर रख देता हूं, प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 मतलब अगेन I0 आ जाएगा, एंड कोस पाई बाय 2 डेल फाई पाई बाय 2, ये 0 हो गया। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां से 2 I0 आ गई। नाउ अब I2 की बात करेंगे। I2 के लिए पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 3 है साहब, तो लैम्डा बाय 3 यहां रख दो। तो लैम्डा बाय 3 रखेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3, कितना आया, 2 पाई बाय 3 आ गया। अब 2 पाई बाय 3 आप प्लेस करोगे आप, तो cos 2 पाई बाय 3 120 होता है। cos 120 की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस में आएगा। ओके, तो cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 2 से 2 के यहां पर कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का I0 एक I0 कैंसिल आउट हो गया, तो I0 बचा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो I1 I2 दोनों अपने पास आ चुके हैं।
ठीक है, तो आई नॉट I1 तो यहां जाएगा, पाई बाई 2 रख दो तो 0 हो जाएगा, 2 I0 बचा। और दूसरे केस में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, तो cos 2 पाई बाई 3 मतलब cos 120 मतलब माइनस का 1/2 होता है, तो माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का I0 प्लस I0 कैंसिल आउट होगा तो I0 बचा, सो I2 इज I0। तो अपन को पूछा I1 प्लस I2 बाय I0, तो 2 I0 प्लस I0 3 I0 बाय I0 बोले तो 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। फिफ्थ, in YDSC, two slits S1 and S2 are D distance apart and the separation from slits to screen is capital D. Now, if two transparent slabs of equal thickness 0.1 mm, दोनों की thickness same है, but refracting index 1.51 and 1.55 are introduced in the path of beam, lambda is given from S1 and S2 respectively. The central bright fringe spot will shift by number of fringes. तो आपसे पूछा है कि कितनी फ्रिंज के लेंथ के बराबर जो है, मतलब कितनी फ्रिंजेस के बराबर ये सेंट्रल मैक्सिमा इसका शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब पहली बात ये ध्यान रखनी बेटा, तो जो शिफ्टिंग होगी ना, देखो खाली इस स्लैब के लिए बात करें अपन, दोनों की विड्थ सेम है, इस स्लैब के लिए बात करें तो शिफ्टिंग कितनी होनी चाहिए, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना। जिस तरफ अपन स्लैब लगाते हैं ना उसी तरफ शिफ्टिंग हो जाती है, लेकिन स्लैब आपने यहां पे भी लगाया है तो इसकी करंट शिफ्टिंग किधर होगी, नीचे भी होगी और ऊपर भी होगी। अब इनमें से कौन ज्यादा होगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। तो म्यू इसका ज्यादा दिख रहा है अपन को 1.55, तो शिफ्टिंग ओवरऑल किधर जानी है, नीचे की तरफ जानी है। तो शिफ्टिंग मैं सबसे पहले लिखने वाला हूं, तो शिफ्टिंग हो जाएगी μ2, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो μ2 माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि थिकनेस तो दोनों की सेम है, ये रख सकता हूं मैं, माइनस μ1 माइनस 1 टी डी बाय स्मॉल डी, इसकी करंट शिफ्टिंग इतनी हो जाएगी। तो ओवरऑल जो शिफ्टिंग हुई वो ये आ जाएगी, और ये शिफ्टिंग जो है कहां पे गया, द नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का मतलब एक फ्रिंज की विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रांसपेरेंट स्लैब, थिन स्लैब को अगर आप रखोगे किसी भी एक स्लिट के सामने फ्रंट में, तो उससे फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता खाली, है ना, फ्रिंज की विड्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितनी शिफ्ट हुई है, मान लेते हैं भाई n शिफ्ट हुई है, और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। अब यहां से आप इसको डी बाय स्मॉल डी कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर अपन तो 1 भी कट जाएगा यहां पर, तो वैल्यू आ जाएगी μ2 माइनस μ1 इनटू टी बराबर n लैम्डा, और n की वैल्यू पूछी तो लैम्डा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो 1.55 माइनस 1.51, तो ये वैल्यू अपने पास यहां पर कितनी आ जाएगी, 0.04, सही है। और t जो थिकनेस आपको गिवन है यहां पर 0.1 mm, तो मतलब 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर आ गया, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये आ गया अपने पास n। तो यहां से आप इसको कट कर सकते हो बेटा, तो ये 0.01 आ गया, ये 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 3 बच जाएगा। 10 टू द पावर 3 को 0.01 से अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 10, तो शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी यहां पर, 10 की शिफ्टिंग हो जाएगी। क्लियर। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाँ जी आइए। Unpolarized light is incident on the boundary between two dielectric media whose dielectric constants are 2.8 medium 1 and 6.8 medium 2. To satisfy the conditions so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the angle of incidence should be, तो ये वही सेम ब्रूस्टर एंगल वाला केस आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा हमसे। नाउ ब्रूस्टर एंगल के केस में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो tan थीटा बी बराबर म्यू, राइट, ये कंडीशन है। तो यहां पर थीटा बी की वैल्यू पूछी आपसे, तो tan इनवर्स म्यू आएगा। तो ये जो पार्ट दे रखा है अपन को tan इनवर्स म्यू दे रखा है, यहां अपन से ये जो थीटा, ये कोई कांस्टेंट माना है इन्होंने, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो म्यू। अब म्यू की बात करें तो ये ध्यान रखना अपन को, लाइट जो है इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आप कह सकते हो यहां पर इस मीडियम का इस मीडियम के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर मैं यहां म्यू लिख रहा हूं, लेट्स से इस मीडियम का μ2 है, इसका μ1 है, तो मैं कह सकता हूं दिस म्यू इज μ2 बाय μ1, मतलब 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, ये भी ठीक है। अब म्यू की वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में क्या होती है, तो ये ध्यान रखें आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है ना, वो अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर के इक्वल होती है, ये याद रखें, ध्यान रखें आप।
एप्सिलॉन आर क्या है यहां पर? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिबिलिटी, मैग्नेटिज्म में जो पढ़ी थी आपने। और ट्रांसपेरेंट मीडिया जो होता है जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें तो वो फेरोमैग्नेटिक तो नहीं होता, जैसे ग्लास की बात करें, ठीक है, पानी की बात करें, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, तो वो क्या हो सकता है? वो आप कह सकते हो डायमैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है। नहीं गिवन हो तो ऑलमोस्ट 1 के बराबर आप कंसीडर करोगे यहां पर, ठीक है। तो म्यू आर ऑलमोस्ट 1 है, तो म्यू की जो वैल्यू है ये रूट एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है 2.8 एंड 6.8, बस ये वैल्यू रखनी है यहां पर। तो यहां मैं लिख सकता हूं इस फॉर्मूला को tan थीटा बी इक्वल्स टू म्यू टू। व्हाट इज म्यू टू? रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। रूट, ये दोनों ही रूट में आएंगे तो रूट में डायरेक्ट रख देता हूं एप्सिलॉन आर। कौन सा मीडियम? दूसरा। तो 6.8 आ गया यहां पर, और यहां आ जाएगा 2.8। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब थोड़ा सा गुणा भाग कैलकुलेशन करनी है इसकी, तो चलो करते हैं। यहां कितना आ जाएगा? ये 4 से कट कर दो, 4 7 हो जाएगा, 4 से इसको कट करो, 4 1 आ जाएगा 2 और 7 आ जाएगा, रूट 17/7। और रूट 17/7 देखें तो इसको ये 1 + 10/θ लिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 10/7 लिख सकता हूं, क्योंकि 7 + 10 17/7 हो जाएगा ये, राइट। तो देखो √1/2 आ रहा है और tan थीटा भी आ रहा है, तो थीटा भी बराबर tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + 10/7 आ रहा है ना। मैच कर रही है ना वैल्यू। इसको हम थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 7000 एंगस्ट्रॉम 5500 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSC. The distance between the slits is 2.5 mm and the distance between the plane of slits and the screen is 150 cm. The least distance between the central fringe where the bright fringe due to the both wavelengths coincide is n × 10⁻⁵ meter. Then find the value of n. थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, देखो अब रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन। रिपीट होने का मतलब समझ सकते हो आप, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए, तो 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन अपन को देखनी है, तो कितनी आएगी? मान लीजिए nth जो ब्राइट फ्रिंज को कोइंसाइड कर रही है, तो n × लैम्डा विच इज 7000 एंगस्ट्रॉम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल D/d बराबर इसकी mth मान लो m × 5500, वही कैपिटल D/d। तो ये 0 0 यहां से हट गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं साहब, 5 से कट कर दो, ये 11 आ गया। ये कितना बचा? 14 ही तो आया। तो n × 14 11 × m, ठीक है। अब यहां से हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए n और m की, तो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए भाई साहब। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए इनकी n और m की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी अपन को। तो आप देख सकते हो n की वैल्यू मिनिमम क्या रखूंगा जिससे कि इंटीजर आए, तो n की वैल्यू साफ साफ दिख रही है यहाँ पर 11 ही तो रखनी पड़ेगी। ओके, तो n की वैल्यू 11 रखूंगा तो m की वैल्यू 14 आ जाएगी। इसका मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी अपने पास? y = n λ1d/d। n की वैल्यू 11 जो है वो प्लेस कर दीजिए यहां पर बेटा, 11 × राइट λ1 अपना कितना है? 7000, तो 7 × 10⁻⁻7 आ गया। कैपिटल D अपने पास कितना है? 150 सेंटीमीटर, तो 1.5 आ गया सर। और अपन में स्मॉल d विच इज 2.5 mm, तो 2.5 mm 10⁻³ ओके। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को अगर अपन करें, सॉल्व करें बेटा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 462, ठीक है, 462 × 10⁻⁵ मीटर। ओके, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो आराम से। तो 462 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through the combination of three polarities such that pass axis of the last polarity is perpendicular to that of the pass axis of the first polarity. If the intensity of the emerging light is 3 watt per meter square, then the angle between the pass axis of the first two polarities. अब दोनों पोलरिटी के बीच का एंगल हमसे पूछा है यहां पर, राइट। तो अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया।
बार बार देखो ये क्रॉस वाला जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनपोलराइज्ड लाइट, 3 पोलराइड है अपने पास, ओके। तो ये ट्रांसमिशन एक्सिस इसकी यूं, अब इसके साथ जो एंगल है वो थीटा मान लीजिए। यहां से इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, यहां जाएगी आई नॉट बाई 2, यहां जाएगी आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां जाएगी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको फर्दर आप लिख सकते हो आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सिंपल मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको ये कहा गया है कि अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 32 है और जो लास्ट में जो इंटेंसिटी मिल रही है लाइट की वो 3 है। तो आई नॉट की वैल्यू 32 रख दो, 32/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर यहां जाएगा 3, तो 8 ये 4 आ गया, 4 इधर ले आइए, 3/4 कंट्रोल करोगे तो साइन 2 थीटा कितना आ गया √3/2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो √3/2 ये वैल्यू आ गई। अब √3/2 प्लस माइनस, वैसे टेक्निकली बात करें तो प्लस माइनस होगा, है ना, प्लस भी होगा और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस माइनस के हिसाब से अगर अपन देखें तो 2 थीटा जो है वो कितना आना चाहिए, 2 थीटा अगर मैं यहां पे प्लस कंसीडर करूं तो 2 थीटा इक्वल्स टू 60, थीटा इक्वल्स टू आ गया अपने पास 30 डिग्री। सही है साहब। और अगर मैं माइनस का √3/2 लूं तो माइनस का √3/2 का मतलब जो एंगल है वो एंगल कितना आएगा यहां पर, माइनस √3/2, राइट। तो ये साइन 2 थीटा है, तो माइनस का √3/2 मतलब माइनस का 60 एंगल, तो थीटा की वैल्यू माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन खैर हमको पॉजिटिव में एंगल देना है तो फिर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री में हमसे ये पूछा है साहब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 इन YDSC एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, द स्लिट्स आर 1 mm apart and screen is placed at 1 meter away from the slits. The distance from the, देखिए अगेन YDSC वेवलेंथ आपको गिवन है, स्लिट्स जो है 1 mm डिस्टेंस पर है, स्क्रीन 1 मीटर डिस्टेंस पर है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द इंटेंसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इज, तो इंटेंसिटी आधी होनी चाहिए और वो भी किसकी, मैक्सिमम इंटेंसिटी की। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ, जैसे अगर मैं इंटेंसिटी अगर दोनों स्लिट से आई नॉट और आई नॉट कंसीडर करूं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4 आई नॉट, और उसका हाफ मतलब बोले तो 2 आई नॉट। तो 2 आई नॉट जो फॉर्मूला है वो आप याद करो, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाई। तो I की वैल्यू अगर 2 आई नॉट रख दूं और बाकी अगर I नॉट प्लस 2 आई नॉट cos डेल्टा फाई अगर अपन देखें यहां पर, तो ये 2 आई नॉट तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आई नॉट cos डेल्टा फाई 0, देन डेल्टा फाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भाई, π/2, 3π/2 ये वैल्यू चलेंगी, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है पहली बार मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, पहली बार जो इंटेंसिटी है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, राइट, हाफ होनी चाहिए। तो हाफ के लिए पहली बार अगर देखें तो फेज डिफरेंस मिनिमम लेंगे, फिर π/2, और π/2 फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, ठीक है, π/2 फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो पार्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए, पार्ट डिफरेंस डेल फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा आर। यहां डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी, π/2, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, तो डेल्टा आर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है λ/4, पार्ट डिफरेंस इज λ/4, राइट। तो YDSC में जहां पर दोनों वेव्स सुपरइम्पोज होंगी उसके लिए पार्ट डिफरेंस λ/4 है, और YDSC में पार्ट डिफरेंस बेटा d इंटू साइन थीटा के इक्वल होता है। तो d साइन थीटा और d जो है वो आपको यहां पर गिवन है, लैम्डा भी इवन आपको गिवन है। तो यहां से साइन थीटा, वैसे हालांकि देखा जाए थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा स्मॉल होगा तो λ/4 बराबर d, साइन थीटा की वैल्यू थीटा रख सकते हैं अपन, साइन थीटा थीटा हो जाएगा, और थीटा YDSC में आप याद करें ये जो सेटअप था तो ये वेव यहां पर, ये वेव यहां पर, और इनके बीच में सुपरपोजिशन हुआ था, दिस इज d साइन थीटा, और ये एंगुलर पोजीशन थी थीटा, ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस थी कैपिटल D। तो अगर थीटा काफी स्मॉल है तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, और थीटा काफी स्मॉल है तो साइन थीटा इज थीटा, तो मैं λ/4 इक्वल्स टू d साइन थीटा को थीटा रख सकता हूं,
और थीटा आ जाएगा y बाय कैपिटल डी। तो थीटा को y बाय कैपिटल डी रख सकते हो, लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू डी इंटू वाई बाय कैपिटल डी। तो आपसे y पूछा है बेटा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, d लैम्डा बाय 4 स्मॉल डी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, मतलब इससे आगे भी आएगा ऐसा जब फेज डिफरेंस 3π/2 होगा। तो 3π/2 रख के देख लो, पार्ट डिफरेंस आ जाएगा एंड देन फिर अगेन उसी तरीके से करिए तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें अब फिलहाल अब इस y की वैल्यू पूछी है तो y बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू यहां से अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल डी, हियर कैपिटल डी इज 1 मीटर, 1 मीटर रख दीजिए, अपॉन में 4 स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1 mm 10⁻⁻3, सही है। तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, -4 बचा और हमसे -6 आ रहा है ना यहाँ पर, -6 है तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500/4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। इसको कट कर दीजिए तो 1 ये आ जाएगा 4 125 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 125। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। Two slits are 1 nanometer apart and the screen is located 1 meter away from the slits. A light of wavelength 500 nanometer is used. The width of each slit to obtain 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of the single slit pattern is. देखिए YDC के अंदर 2 स्लिट्स हैं साहब, इनमें वेव आएगी, ठीक है, इनमें इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, साथ साथ डिफ्रैक्शन भी होगा। अब अगर विड्थ, लेट्स से विड्थ सेपरेशन का विड्थ जो स्लिट विड्थ है वो ए है, इसकी भी ए है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है स्मॉल डी है। तो सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा लेकिन डिफ्रैक्शन के साथ, और वो पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है बेटा, देखो। और ये चीज जरूर आप याद रखें, ध्यान रखें, ऐसे ये तो है डिफ्रैक्शन और इसके अंदर आपको ये इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेंगे ऐसे करके। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है और यही कह रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा में सिंगल स्लिट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके अंदर डबल स्लिट पैटर्न के 10 मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, 10 मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो बताइए विड्थ ऑफ ईच स्लिट क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू पूछी है आपसे। तो इसमें 10 मैक्सिमा अगर ऑब्जर्व हो रहे हैं और ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है which is 2 times of lambda capital D by small a, राइट। ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है और ये किसके इक्वल है 10 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा कह सकते हो या फ्रिंज विड्थ कह सकते हो। तो 10 टाइम्स ऑफ डबल स्लिट पैटर्न की जो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, करेक्ट। ये ए है, ये स्मॉल डी, तो यहां से लैम्डा डी कैंसिल आउट हो गया और हमसे ए की वैल्यू पूछी है, ये 2 इंटू 5, ये 5 आ गया। तो स्मॉल ए की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी है d बाय 5 आ रही है। d की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है हमें, d बराबर 1 mm, ठीक है, 1 mm अपार्ट। तो 1 मिलीमीटर अपॉन में 5, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। तो 0.2 मिलीमीटर 10⁻⁻4 मीटर में आंसर करना है तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁻4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 है साहब। आगे चलते हैं अपन। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन द फिगर व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो 2 स्लिट हैं, ठीक है, और इसमें जो वेवलेंथ ली है वो 400 नैनोमीटर है। डार्क फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड एट पी पे डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है। कैपिटल डी गिवन है हमें 0.2 मीटर। The minimum distance between the slits S1 and S2 is millimeter। तो S1 S2 के बीच मिनिमम डिस्टेंस पूछी, वो मिलीमीटर में। तो इतना तो गैस कर ही सकते हैं कि ये लेंथ बहुत कम है और यहाँ पर मिनिमम ऑब्जर्व हो रहा है और हमको ये मिनिमम डिस्टेंस पूछिए साहब। तो एक बात बताइए, वेव एक तो सीधी जाएगी ऐसे, एक वेव यूं जाके यूं आ रही है, तो पाथ डिफरेंस निकालना हमें। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 कैपिटल डी और ये स्मॉल डी है, तो ये लेंथ कितनी आ गई अंडर में d² प्लस स्मॉल d²। तो ये सेम लेंथ आएगी यहाँ पर d² प्लस स्मॉल d²।
तो पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ, डेल्टा आर इक्वल्स टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, मीन्स 2 अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस स्मॉल डी स्क्वेयर माइनस कैपिटल डी, राइट। अभी डिफरेंस कम है काफी, तो हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन या अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। तो 2 यहां से काम करते हैं, डी स्क्वेयर को कॉमन ले लूं, तो डी स्क्वेयर कॉमन लूंगा तो डी आ जाएगा बाहर, ये भी डी है तो टी ओवरऑल कॉमन आ जाएगा बाहर। तो यहां पर बचेगा 1 प्लस स्मॉल डी स्क्वेयर बाय कैपिटल डी स्क्वेयर पावर 1/2, और यहां आ जाएगा -1। आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दूंगा मैं, तो रफली इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि कैपिटल डी इस स्मॉल डी कंपेरेटिवली काफी लार्ज, क्योंकि मिलीमीटर में पूछा आपसे, तो गैस इतना सोचो, अनुमान लगाओ कि लेंथ काफी कम होगी मीटर की कंपेरेटिवली, मीटर में और ये मिलीमीटर में, तो अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं अपन। तो 2 कैपिटल डी ब्रैकेट बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो 1 प्लस हाफ आ गया जाएगा फ्रंट में, तो 1/2 डी स्क्वेयर बाय कैपिटल डी स्क्वेयर -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास वैल्यू ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहां से अपने पास कितनी आ गई, डेल्टा आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय कैपिटल डी, ये पार्ट डिफरेंस आ गया। अब ये कह रहा है पार्ट डिफरेंस जो है यहां पर पी पर मिनिमा बनना जरूरी है, और मिनिमम बनने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो अब आपको पता होना चाहिए पार्ट डिफरेंस फॉर मिनिमा λ/2 3 λ/2 होना जरूरी है ना, 5 λ/2। तो मिनिमम के लिए फिर मैं ये वैल्यू भी तो मिनिमम रखूंगा, तो डेल्टा आर की वैल्यू λ/2, तो स्मॉल डी इक्वल्स टू अंडर रूट डी λ/2, ये अपने पास आंसर आ गया। अब यहां पर वैल्यू रखनी है हमें, तो आइए रखते हैं कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी, 0.2 मीटर बाई 2, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर, तो 4 × 10⁻⁷ ये पॉइंट 1 आ गया, पॉइंट 1 को सेटल कर दो, 4 × 10⁻⁸ आ गया, 4 × 10⁻⁸ कंट्रोल कितना आएगा 2 × 10⁻⁴, और हमें आंसर किसमें चाहिए, मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में यहां पर क्लियर दिख रहा है 0.2 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट, क्योंकि 10⁻⁴ है ना, तो 0.2 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़े। 12th, in a single slit diffraction pattern light of wavelength 6000 angstrom is used, the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is found to be 3 mm। फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, ये ध्यान से अपन को फोकस करना भाई साहब। तो फर्स्ट मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा के बीच का जो गैप है वो 3 mm के बराबर है। When the screen is placed 50 cm away from the slits, the width of the slit is, स्लिट की विड्थ हमसे पूछी है यहां पर, और वो देख सकते हो पॉइंट के अंदर है यहां पर, राइट। अब एक चीज देखो बेटा, फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन और थर्ड मिनिमा, फर्स्ट के बाद में सेकंड मिनिमा आएगा, फिर थर्ड मिनिमा आएगा, तो इनके बीच में जो ये बन रहे हैं, क्या ये मैक्सिमास है, और इनको अपन सेकेंडरी मैक्सिमास बोलेंगे। इन पैटर्न कुछ ऐसा बनता है ऐसे, तो ये फर्स्ट मिनिमा है, फिर सेकंड मिनिमा, फिर थर्ड मिनिमा। तो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इज द विड्थ ऑफ 2 सेकेंडरी मैक्सिमास। एक सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, λd/a। 2 की कितनी होगी, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बराबर, ये आपको दे रखा है यहां पर 3 mm के बराबर है, तो 3 mm कम ही है वैसे, काफी स्मॉल वैल्यू है। अब यहां से ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं, हमसे a की वैल्यू पूछी यहां पर, तो a की वैल्यू अपन आराम से फाइंड कर लेंगे। तो 2 × लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी है, रख देते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6 × 10⁻⁷ आ गया। कैपिटल डी हमें गिवन होगा डेफिनेटली, क्या 50 सेंटीमीटर अभी, राइट, तो 50 सेंटीमीटर 1/2, ये 1/2 आ गया, और बाकी ये 3 × 10⁻⁻3 इसके लिए बराबर ही आ गया। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 से ये 2 आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻3 10⁻⁻4, ए बराबर आ गया 2 × 10⁻⁴ मीटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 12वीं का 12th का जो करेक्ट आंसर है वो 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Monochromatic light of wavelength 500 nanometer is used in YDSC. An interference pattern is obtained on the screen when one of the slit is covered with a
very thin glass plate reflecting this, the central maximum is shifted to a position previously occupied by the fourth bright fringe. The thickness of the glass plate is, सेम क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हुआ है, तो आपको पता है शिफ्ट हो जाता है पैटर्न। अब शिफ्टिंग कितनी होती है, शिफ्टिंग आपको पता है, और सेंट्रल फ्रिंज की जो शिफ्ट है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो शिफ्टिंग है, दैट शिफ्टिंग इज म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और ये कह रहे हैं जो शिफ्टिंग है ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लोकेशन पर है, इसका मतलब 4 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, सिंपल। तो यहां से डी बाय स्मॉल डी कैंसिल आउट हो गया, और हमसे पूछा था थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट विच इज टी इक्वल्स टू आ गया अपने पास 4 लैम्डा अपॉन में म्यू माइनस 1। अब बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁷ अपॉन म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5 मतलब बोले तो 1/2, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अपने पास आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो 4 माइक्रोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट। 14th, इन YDSC carried out with light of wavelength this, the distance between the slits is 0.3 mm and the screen is 200 centimeter from the slits. Okay, the central maxima is at x equals to 0. The value of x for the third maxima is, सेंट्रल मैक्सिमा x बराबर 0 पे है, तो थर्ड मैक्सिमा की लोकेशन क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, n लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। n क्या है थर्ड मैक्सिमा, तो 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी इसका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, और कुछ नहीं है, 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5000, तो 5 × 10⁻⁷। कैपिटल डी यहाँ पर कितना है 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, अपॉन में स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी है 0.3 mm मतलब 3 इंटू 10⁻⁴। 3 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁴ को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻³ आ गया यहाँ पर, और ये 10, तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर बोले तो 10 मिलीमीटर, करेक्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर। तो 14th का क्या आ गया यहाँ पे आंसर 10। 15th, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is incident normally on a single narrow slit of width this. The light is focused by convex lens on screen placed on its focal plane. The first minima will be formed for the angle of diffraction. डिग्री में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा, फर्स्ट मिनिमा की बात है बेटा, फर्स्ट मिनिमा के पता होना चाहिए sin θ बराबर लैम्डा बाय ए होगा। लैम्डा की वैल्यू यहां पर कितनी है 5000, तो 5 × 10⁻⁷ अपॉन ए इज 0.01, तो मिलीमीटर में है, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3, तो अपने पास वैल्यू होगी 10⁻⁶, ठीक है, मीटर में। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1, तो 5/10 आ गया, 5/10 बोले तो 1/2, और 1/2 कब होता है जब थीटा बराबर 30 डिग्री। तो फर्स्ट मिनिमम विल बी फॉर्म्ड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री, तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया 30 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पर बेस्ड है, वही सेम क्वेश्चन। इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए पैरेलल बीम ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 nanometer passes through a slit of width 0.20 millimeter. The transmitted light is collected on screen 100 centimeter away. The distance of first order minima from the central maximum will be x in 10⁻⁻5 meter. The value of x is, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा जो हमें मिलता है उसकी लोकेशन क्या होती है, उसकी लोकेशन अगर अपन बात करें, देखो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है लैम्डा बाय ए, ओके। और थीटा काफी स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं अपन, और थीटा हो जाएगा अपने पास y बाय कैपिटल डी। सो y बराबर आ जाएगा आपके पास लैम्डा डी बाय स्मॉल ए। आप सोच रहे होंगे थीटा बराबर y बाय कैपिटल डी कैसे, देखो ये सिंगल स्लिट है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इस चीज को जानते हैं बेटा। तो ये एंगुलर पोजीशन होगी थीटा, और ये d है और ये y है, करेक्ट। तो यहां पर अगर थीटा स्मॉल होगा तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा की वैल्यू y बाय डी आ जाएगी यहां से, तो y बराबर आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बस ये y की वैल्यू आपको इसकी टर्म्स में दे रखी है और x की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर, राइट। चलिए आइए वैल्यू प्लेस करें, तो 550 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹, कैपिटल डी 100 सेंटीमीटर 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको दे रखी 0.2 मिलीमीटर, मतलब बोले तो 2 × 10⁻⁴। यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं जी, 10⁻⁴ है, यहाँ बचेगा -5, और बाकी इसको सोल्व करो, 2 2 जा 4 1 7 1 5, तो 275 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 275। क्वेश्चन नंबर 17, ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer passes through single slit of 0.4 millimeter width.
द एंगुलर डाइवर्जेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड ऑर्डर मिनिमा वुड बी। तो सेकंड ऑर्डर जो मिनिमा है, देखो अगेन क्वेश्चन वही है सेम। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यहां पर है, सेकंड ऑर्डर मिनिमा यहां पर है। तो इसने एंगुलर डाइवर्जेंस पूछा बेटा, तो अपन से ये वाला एंगल ये पूछना चाहता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस एंगल को फाइंड करेंगे सबसे पहले। अब ये वाला एंगल मान लो फाई है, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आराम से बता सकते हैं अपन। तो सेकंड ऑर्डर मिनिमा जो है उसके लिए लोकेशन क्या आएगी, साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए। और थीटा काफी स्मॉल है, चेक कर सकते हैं पर आराम से, देखो ये थीटा। तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा की वैल्यू कितनी है यहां पर 600 नैनोमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा अपॉन में ए। और स्लिट विड्थ आपको 0.4 मिलीमीटर दे रखा है, तो 4 इंटू 10⁻⁴ आ गया। ठीक है, तो ये 10⁻⁴, 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻⁷ तो 10⁻⁻3 बचेगा। 2 2 जा 4, 2 से 3, तो अपने पास वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻⁻3। ये एंगल आ जाएगा रेडियन में, क्योंकि साइन थीटा इज थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये 3 × 10⁻⁻3, तो दिस एंगल इज 3 × 10⁻³ रेडियन। लेकिन एंगुलर डाइवर्जेंस जो है ना यहाँ पर ये डबल हो जाएगा बेटा, स्प्रेडिंग जो है ये पूछा अपन से एक तरीके से। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3, उसका डबल, करेक्ट। चलिए, 2 waves of intensities 1:9 cross each other at a point. The resultant intensity at that point when a waves are incoherent is I1। देखो बेटा, अगर इंटेंसिटी दोनों की लेट से एक की I0 है और एक की 9 I0 है सपोज, तभी तो रेशियो 1:9 आएगा। तो अगर इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट नहीं है वो, तो इंटेंसिटी I1 + I2 होता है, ये ऑलवेज याद रखें। ठीक है, इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू ली जाती है, तो उस केस में, फर्स्ट वाले केस में इंटेंसिटी जो I1 है वो I0 + 9 I0, मतलब बोले तो 10 I0। ठीक है, ये ऑलवेज याद रखें, I1 + I2। लेकिन दूसरे वाले केस में कोहेरेंट है एंड डिफर इन फेज बाय 60 डिग्री, तो फेज डिफरेंस 60 का है, और फेज डिफरेंस अगर 60 का है तो आप अब सॉल्व कर सकते हो। तो I2 जो है इस केस में कितना आएगा, I0 + 9 I0 + 2 रूट I0 इंटू रूट 9 I0, तो 9 का हो जाएगा 3 इंटू 2 6, यहां पे 6 I0 आ गया। और cos del phi is 60, राइट, एंड cos 60 इज 1/2, तो 1/2 2 इंटू 6 मतलब 3 हो जाएगा ये, और 9 और 1 10, यहां पे आ जाएगा 13 I0। आई बात समझ में। इनकोहेरेंट है तो 10 I0, सिंपली सम करना है, और फिर कोहेरेंट है तो फिर प्रॉपर तरीके से इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लो उसको, तो 13 I0। तो हमसे पूछा इन दोनों का रेशियो क्या आएगा साहब, तो I1/I2 करते हैं तो 10/13 ही तो आएगा, तो I0 से I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आई, 13 आ जाएगी। 19th, in a YDSC the intensity at a point is 1/4 of the maximum intensity. The minimum distance of the point from the central maxima is, मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, और आपसे पूछा है कि स्क्रीन पर जो पॉइंट है वहां पर इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी का 1/4 है। तो अगर इंटेंसिटी दोनों की I0 कंसीडर करूं दोनों स्लिट से, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी डेफिनेटली फिर जो इंटेंसिटी आ रही है स्क्रीन पर वो I0 के बराबर है फिर तो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I0 होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी I0। ठीक है, और बराबर यहां पे कितना आ जाएगा, I0 + 2 रूट I0 मतलब I0 cos डेल्टा फाई। सिंपल फॉर्मूला लगाया वही से। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, I0 से I0 कैंसिल आउट हो गया, और ये I0 उधर ले जाओ माइनस का I0, तो I0 से I0 अगेन कैंसिल आउट हो गया, तो cos डेल फाई की वैल्यू यहां पर कितनी है अपने पास, -1/2। और -1/2 आपको पता है मिनिमम अगर मुझे डिस्टेंस लेनी है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम, और डेल्टा फाई यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 2π/3, 120 डिग्री, करेक्ट। तो यहां से डेल्टा फाई की वैल्यू 2π/3 आ गई। अब डेल्टा फाई बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा आर होता है, तो 2π से 2π कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास λ/3, ये भी ठीक है। अब डेल्टा आर बराबर कितना होता है, d sin थीटा, तो डेल्टा आर बराबर d sin थीटा, और YDSC में sin थीटा अगेन थीटा को लिख सकते हैं y/d, तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं d थीटा, और d थीटा की वैल्यू y/d, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, λd/3 स्मॉल d। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है अपन को, और यहां से देखते हैं अपन क्या वैल्यू आती है, y बराबर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर y = λd/3d, ठीक है,
तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600 नैनोमीटर, तो यहां से आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7। ओके, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी की बना में, कैपिटल इज 1 मीटर, तो 1 आ गया, अपॉन में 3, और यहां आ जाएगा अपने पास स्मॉल डी इज 1 मिलीमीटर, 10⁻3 1 मिलीमीटर, राइट। तो 10⁻4 आ गया, एंड 3 से कट करो तो 2 इंटू 10⁻4 मीटर। अब यहां पर माइक्रोमीटर में आंसर चाहिए, तो माइक्रो में करने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻6 यहां आ जाएगा, तो 200 इसका आंसर आ जाएगा। तो 200 माइक्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20. Two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I are superimposed. The difference between maximum and minimum possible intensities in the resulting beam is xi. The value of x is maximum। देखो एक I है और एक 4I है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्स आ जाएगा अपने पास √I प्लस √4I, तो इसका 2√I आ जाएगा, एंड देन सम आ जाएगा 3√I का, उसके कितना आ जाएगा 9I। क्लियर। और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, आई मिनिमम एक माइनस हो जाएगा, तो फिर √2√I माइनस √I का होल स्क्वायर, मतलब सिंपली I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9I और मिनिमम है I। अब ये कह रहा है देन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम इज xi। डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, 9I माइनस I इज 8I। अब वो कह रहा है xi, तो x की वैल्यू बताओ, तो क्या आंसर आ गया, 8 आ गया ना, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 21. टू वेवलेंथ्स λ1 λ2 आर यूज्ड इन YDSC। λ1 की वैल्यू गिवन है, λ2 की वैल्यू गिवन है। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 व्हिच ओवरलैप्स विद द फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ1 इज n। द वैल्यू ऑफ n इज सिंपल, तो ये कह रहा है कोइंसाइड करे, राइट। तो λ1 जो वेवलेंथ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सही से पढ़ना। द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय λ2 which overlaps with the fringe produced by λ1 is n। इसका मतलब n λ2 d by small d जो है वो m λ1 d by small d के बराबर होगा, राइट। तो अब ये d by small d तो कैंसिल आउट हो गया, n की वैल्यू आपसे पूछी यहां पर, तो n इंटू λ2 कितना है यहां पर 650, तो 650 लिख दीजिए, बराबर m इंटू λ1 कितना है 450, तो 450 रख दो, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको कट करो भाई, 5 से कट करो, 5 3 और ये 9। तो यहां से एक बात बताइए, हमें n की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, n की मिनिमम वैल्यू पूछिए, राइट, मिनिमम ऑर्डर, ताकि ये सेटल हो जाए इक्वेशन, क्योंकि n और m तो इंटीजर होंगे। n की वैल्यू में क्या रखूं, यहां पर 9 ही रखूंगा, m की वैल्यू क्या रखूंगा 13, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, 9 आएगी, तभी तो m की वैल्यू 13 आएगी यहां पर, करेक्ट। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी n की 9। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन साहब। तो आई होप कि आपका जो वेव ऑप्टिक्स का जो सेशन है, ये PYQ जो है वो अच्छा रहा होगा। बाकी अगर अपन क्वेश्चंस मोटा मोटा देखें इस वेव ऑप्टिक्स में से, तो मेनली जैसे YDSC मेन है, उसके अलावा पोलराइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। और उस पोलराइजेशन में भी मेलस लॉ पर ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि ब्रूस्टर एंगल को जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जो मेथड है उसको हम भूल जाएं, उसको भी कवर करना जरूरी है। लेकिन अगर अपन रैंकिंग दें इनमें भी, तो मेलस लॉ इनमें ज्यादा खास है, उसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और डिफ्रैक्शन में भी लिमिटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, YDSC से ज्यादा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि PYQs को करके हम काफी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर में क्या कुछ आ सकता है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू।